नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे हमारे अपने यूट्यूब चैनल पीआरटी एस्पिरेंट पर। चलिए आज फिर एक नई उमंग के साथ में, एक नए जुनून के साथ में विज्ञान की ओर बढ़ता हुआ हमारा एक और कदम। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस विज्ञान विषय में अपने अंतिम पड़ाव की तरफ हैं, यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम था उसके अंतिम पाठ की ओर है ना। और आपको ये जो पाठ है वो कहीं हद तक बहुत आसान और बहुत सिंपल सा लगा होगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं जिसको बहुत कठिन रूप से देखा जाए। नाम का केवल केमिस्ट्री का पार्ट था, ये रसायन विज्ञान का था, बट ये कहीं ना कहीं एक हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले पार्ट में से एक पार्ट रहा है ना। चलिए तो आज हम समय को थोड़ा सा समझते हुए अपने विषय की ओर बढ़ते हैं, और आज ही मैं कोशिश करूंगा कि इस पाठ को पूर्णतः समाप्त कर दूं। और आप निश्चित तौर से जैसे भी आप देख रहे हैं, जहां से भी आप देख रहे हैं, आप टेलीग्राम पर ऐड हो जाइए। वहां पर हम सभी जितने भी चैप्टर्स आपको कराए हैं या जो नहीं भी कराए, उन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको शेयर करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, नोट्स हैं, वहां पे शेयर्स होते हैं। तो आप प्लीज टेलीग्राम पे ज्वाइन हो। और उसका एक लॉजिक ये भी है कि अगर आपको क्वेश्चन पुटअप करना होगा तो वहां पे पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट करने में कभी कभी लगता है कि क्या ही पूछें, है ना, पता नहीं सर जवाब दे आना दे, वॉट बहुत सारे थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में, बट टेलीग्राम पे आप आसानी से क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं। तो निश्चित तौर से आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम आईडी मिल जाएगी, तो आप जरूर ज्वाइन हो, है ना। और ज्वाइन करने का केवल एक ही लॉजिक है, वो इसलिए करवा रहा हूं मैं कि क्वेश्चंस आपको वहां पे मिलेंगे। फाइन, चलिए तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा है पदार्थों का पृथक्करण। यानी कि कल हमने मिश्रण को पढ़ा हुआ था, और आज हम पढ़ने वाले हैं जो मिश्रण है उसी को उसके घटकों या अवयवों के रूप में अलग अलग करना, है ना। जिससे मिलके वो बना है उनको, उन घटकों को अलग अलग करना। ये कैसे करेंगे, इसको हम नाम दे रहे हैं पदार्थों का पृथक्करण, या फिर हम इसी को बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मैटर्स, है ना। तो इसको हम सिंपल सी हेडिंग डालेंगे, पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थों का पृथक्करण, ठीक है। पदार्थों का पृथक्करण का मतलब ये है कि पदार्थों को कैसे अलग आप करोगे। फाइन, तो छोटी सी बात, अगर मैं बोलूं कि ये परिभाषा है क्या, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, पदार्थों का पृथक्करण क्या है। तो जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं वैसी इसकी परिभाषा है। पृथक्करण मतलब पृथक करना, अलग अलग करना, ठीक है। तो हमने क्या परिभाषा लिख दी कि पदार्थों के या पदार्थों को उनके अवयवों एवं घटकों को, पदार्थों को उनके अवयवों एवं घटकों के रूप में लिख सकते हो ना, के रूप में के रूप में अलग अलग करना ही, पृथक्करण कहलाता है। पृथक्करण कहलाता है। आ रही बात समझ में, कहलाता है, ठीक है। तो बहुत टफ नहीं था, बहुत आसान सा विषय था कि पदार्थों का पृथक्करण किसे कहते हैं। बाय द वे, अगर पूछा जाता है आपसे कि पदार्थों का पृथक्करण से आप क्या समझते हैं, तो आपको क्या कहना है कि पदार्थों का पृथक्करण का मतलब है कि पदार्थों को उनके अवयवों या घटकों के रूप में अलग अलग करना ही क्या कहलाता है, पृथक्करण कहलाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पदार्थों का पृथक्करण।
अब आखिर में अगर मैं बात करूं कि ये हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पृथक्करण की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये हमें देखना है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता। मैं सिंपल से यहां लिख दे रहा हूं आवश्यकता, है ना। तो आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी। अब देखो ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको आप बहुत ज्यादा सोचो कि ये बहुत ज्यादा डीपली है या फिर ऐसा कुछ पूछा जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए, कभी कभी वो यहाँ नहीं तो कंपटीशन में तो जरूर हेल्प करते हैं। फाइन। तो आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो मुख्य रूप से कुछ आवश्यकता इसकी है, वो क्या क्या है जरा आप मेरे को बताओ। जो पदार्थ है या जो मिश्रण है जिससे मिलकर बना है, ठीक है, अब उसमें से जिन अवयवों की आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए उनकी प्राप्ति करने के लिए, यानी कि आवश्यक अवयवों की प्राप्ति के लिए, पहला उद्देश्य तो हमारा ये हो गया। तो पहला उद्देश्य क्या हुआ कि आवश्यक अवयवों या घटकों, आवश्यक अवयवों या घटकों की प्राप्ति के लिए, की प्राप्ति के लिए, क्लियर है। पहला उद्देश्य तो हमारा ये हो गया। दूसरा उद्देश्य क्या हो सकता है कि भाई आपको पता है हमें आवश्यक जो तत्व हैं, जो पदार्थ है वो तब मिलेगा जब उसमें से जो अनावश्यक पदार्थ है जो हमें नहीं चाहिए, अगर हमें प्योर करना हो कोई चीज तो क्या होगा, अनावश्यक पदार्थ अगर हमें मिल जाएंगे तो उसको हम हटा के अलग कर देंगे, या उसका हम यूज किसी दूसरी चीज में कर लेंगे, है ना। तो उसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। यानी कि दूसरा हमारा उद्देश्य होता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारा उद्देश्य रहता जरूर है कि अनावश्यक पदार्थों की भी आपको प्राप्ति करनी होती है। तो दूसरा पॉइंट हम क्या लिख लेंगे, अनावश्यक तत्वों या घटकों, है ना, अनावश्यक अवयवों या घटकों की प्राप्ति के लिए, ठीक है। आ रही बात समझ में। दो आपके उद्देश्य या आवश्यकता या महत्व आप समझ सकते हो क्यों कर रहे हो आप पृथक्करण, है ना, क्यों है इसकी आवश्यकता। तो पहली तो ये जो आवश्यक तत्व हैं या अनावश्यक तत्व हैं, दोनों चीजें आपने कर ली। तीसरा क्या है कि अभी मैंने कुछ टाइम अभी पहले बोला क्या, आपको शुद्ध पदार्थ चाहिए, है ना, यानी कि जो आपको शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना है उसकी आवश्यकता के लिए आप क्या कर रहे हो, पृथक्करण कर रहे हो, है ना। तो आपने दूसरा तीसरा टर्म क्या लिख लिया, शुद्ध पदार्थ को प्राप्त करने के लिए, शुद्ध पदार्थ की प्राप्ति हेतु, ठीक है, शुद्ध पदार्थ की प्राप्ति हेतु। तो तीसरा जो आपका महत्वपूर्ण बिंदु हो गया वो क्या हो गया कि जो हमारा पदार्थ है वो शुद्ध होना चाहिए, उसकी प्राप्ति के लिए आप क्या कर रहे हो, पृथक्करण कर रहे हो, क्योंकि वैसे तो अशुद्ध रहेगा, मिली रहेंगी चीजें, है ना। तो आपको शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए क्या करते हो, उस पदार्थ को पृथक्करण करते हो, यानी कि पदार्थों की पृथक्करण की आवश्यकता समझ में आ रही क्यों कर रहे हैं, है ना। अब अगर मैं बात करता हूं कि आखिर में एक और कौन सा पॉइंट ऐसा रह सकता है। अच्छा अभी बताओ, आपने किसी चीज को मिलाया है तो किस अनुपात में मिलाया, कितना मिलाया है, उसका अमाउंट कितना रहा होगा, है ना। जैसे आप जानते हो तो सोने की आजकल सोने की ज्वेलरी चल रही है ना, ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी बोलते हो आप, पहनते हो, है ना। तो वो क्या है, वो शुद्ध नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ मिला रहता है। तो कितनी मिलावट है, कितने अनुपात में मिलाई, उसका मात्रा कितना है, तो ये सब चीजें कैसे पता करोगे, जब आप पदार्थों को अलग अलग कर लोगे तब आप देखोगे इसका अमाउंट इतना था, इसका इतना था, दोनों को मिलाया तब ये मिश्रण बन करके हमें प्राप्त हुआ था। तो यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि मिश्रण में घटकों या अवयवों के अनुपात को ज्ञात करने के लिए क्या करते हो, इसकी आवश्यकता आपको पड़ रही है। तो चौथा पॉइंट आप क्या लिखोगे, चौथा पॉइंट आपने लिखा मिश्रण में अवयवों
या घटकों के अनुपात को ज्ञात करने हेतु नई बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है? ठीक है। तो 4 पॉइंट ऐसे हैं जिनकी वजह से हमने क्या किया, पदार्थों का पृथक्करण किया हुआ था। तो मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपको चीजें नहीं करनी है। फाइन। तो आपने पदार्थों का पृथक्करण परिभाषा लिख ली, छोटी सी परिभाषा थी जो मैंने आपको 1 लाइन या 2 लाइन जो भी आप बोल सकते हो उसमें बताई, और ये आपको पहले से पता था, इसमें कुछ नया नहीं था जो मैंने आपको बताया, ये आपने पहले से पढ़ रखा था, बट वो हमने कहीं ना कहीं रिकॉल किया, याद किया है ना। तो आज हमें इतना करने के बाद में चीजें हमारे माइंड में दोबारा से रिकॉलिंग हो रखी हैं। फाइन। चलिए, तो हम इसको थोड़ा सा आवश्यक रूप में सजा देते हैं। सजाने का तरीका कुछ थोड़ा सा कैजुअल कर दिया है, कोई नहीं, है ना। चलो, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फाइन। तो ये आपके 4 पॉइंट हो गए जो मैंने यहाँ पे लिख कर दिखा दिए। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। क्लियर है? ठीक, नोट कर लिया होगा, जल्दी से नोट कर लो फिर आगे चले, है ना। चले, चलो। तो अब हम पढ़ने वाले हैं जो पदार्थों का पृथक्करण है, आखिर में उनकी कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं। ऐसे कौन कौन सी प्रोसेस हैं, ऐसे कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनकी सहायता से हम पदार्थों का पृथक्करण कर सकते हैं, पदार्थों को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम विधियां देखने जा रहे हैं। तो छोटी सी आप फटाक से हेडिंग डालने वाले हो, क्या है? पदार्थों के पृथक्करण की विधियां। चलो देखते हैं क्या है। उसको क्या बोलेंगे? मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मैटर, है ना। तो आपने ये कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की बुक में पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और उन्हीं को एक बार, उन सभी नामों को एक बार एक साथ हम यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, तो छोटी सी हेडिंग आप डाल लो। पहले मैं सभी नामों का बखान कर दूंगा, इसके बाद में लिखवाऊंगा पॉइंट वाइज, है ना। तो पहले हम लिख लेते हैं पदार्थों का या पृथक्करण की विधियां, है ना। आप पूरे लिख लो, पदार्थों के पृथक्करण, पदार्थों के पृथक्करण की विधियां, ठीक है, पदार्थों के पृथक्करण की विधियां। इसको हम क्या लिख रहे हैं? सेपरेशंस ऑफ एज इन द मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मैटर, है ना। मेथड्स ऑफ, मेथड पढ़ने वाले हो ना, मेथड्स ऑफ सेपरेशन, मेथड्स ऑफ सेपरेशन, फाइन, मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मैटर्स। ठीक है, मैटर्स पदार्थों लिखा है ना, आ रही बात समझ में। तो हम ये पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी विधियां जो हमें पदार्थों को उनके घटकों के रूप में प्राप्त करा सकने में सक्षम है, और उनकी सहायता से हमें जिन जिन चीजों से पदार्थ बना हुआ है वो बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। ठीक है, तो बहुत सारी विधियां आपने पढ़ी भी हैं बचपन से लेकर अब तक, और शायद जो हमारे सिलेबस में रहने वाली है वो शायद 12 या 13 के अराउंड में है ना। तो बहुत सारी, बट जो हमें बेसिक पढ़नी है
क्योंकि हमने आपको पहले भी बोला था, आज फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ आपसे कि हमें वो टॉपिक क्लियर से पढ़ने जो कक्षा 8 तक की किताबों में है। हमें हमारे डीएलएड में वही सिलेबस ही रखा गया है जो हमें बच्चों को पढ़ाना है। तो बच्चों को तो तब पढ़ा पाएंगे जब हम अपनी समझ को विकसित कर सकेंगे, है ना। अब वो समझ ऐसे ही विकसित करनी कि हम यहाँ पे धीमे धीमे सीखेंगे, तभी डीएलएड का कोर्स हमारा कराया जाता है ना। चलो, तो हम इसके मेथड्स को देखने वाले कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं। तो आपको पता है कि कोई भी मिश्रण है, कोई भी पदार्थ है, वो जिन घटकों से मिलकर बना होता है उनको अलग अलग करने के लिए हमें विधियां कैसे पता चलेंगी, जब उनके घटकों के गुण हमें पता हो। अगर उनके घटकों के जो अवयव हैं जिनसे मिलके बना है, अगर उनके गुण हमें पता है तो विधि बड़ी आसानी से हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा घर में, अभी अभी आपके घर में सभी के यहाँ, चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई भी हो, सभी के यहाँ गेहूं आया होगा, या किसी के हो सकता है सीधा आटा लेते हो, व्हाटएवर। लेकिन हम लोग तो भाई गेहूं पहले लगाते हैं क्योंकि शुद्ध चीजें खाने में भरोसा करते हैं। तो क्या किया, गेहूं आया, तो गेहूं जब आता है तो घर में मम्मी लोग क्या करते हैं, उसको पछोड़ते हैं। आप उसको पछोड़ना बोलो, या उसको क्या कहते हैं, सूप में डाल के उसको क्या करते हैं, फटकारते हैं, मतलब उसको फटकना, है ना। तो वो क्या होता है, उसमें जो हल्की अशुद्धियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं, है ना। फिर उसको धुल लिया, साफ कर लिया, इसके बाद सुखा लिया, फिर वापस आया, फिर उसको ऐसे उसको बीन लिया, इसके बाद उसको कहाँ भेज दिया, चक्की में। अब वो चक्की में पिस करके आटे के रूप में आ गया, रोटी बनी और हमने खा ली। तो कितना लंबा प्रोसीजर है कि आप अपनी भूख को ऐसे शांत कर पाते हैं। तो वो जो आप देख रहे हो कि फटकना या बीनना या छानना, ये सब विधियां में ही आते हैं, ये सब इसी में तो आ रहे हैं, पदार्थों के पृथक्करण की विधियों में। तो ये सब चीजें, अब आपको पता है गेहूं में हल्की अशुद्धि है, इसलिए हमने वहां फटकना इस्तेमाल किया, ठीक है। अब अगर आपको पता था कि गेहूं में कुछ ऐसी अशुद्धि मिली है जो कैसी है, चुंबकीय गुणों को रखती है, तो आप तुरंत मैग्नेट लेते, बड़ा सा चुंबक, और उसमें घुमा देते, तुरंत सारे के सारे क्या होते, वो चुंबक के पास चिपक जाता और उसको आप अलग कर लेते, तो उसको हम अलग नाम देते। तो बहुत सारी विधियां हमारी ऐसी हैं, वो तभी आप अप्लाई कर पाओगे जब आपको उनके घटकों के गुणों के बारे में पता होगा, और पता होना चाहिए, तभी आप इस चीज को अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं कौन कौन सी विधियां। तो सबसे पहली विधि तो मैंने आपसे बोली अभी, फटकना या ओसाना भी बोलते हैं इसको। ओसाना मतलब आपने देखा, वो जो किसान होते हैं उसमें गेहूं को लेके ऊपर से ऐसे से करके गिराते हैं और सामने से हवा चलती है, तो उसमें जो भूसी होती है, भूसी का मतलब जो उसका जो पेड़ पौधे जो जिस पौधे में वो उगता है उसको जो सूख जाता है, छोटे छोटे पार्ट उसके, जब थ्रेशर से कटाई होती है तो छोटे छोटे पार्ट उसमें लग जाते हैं। तो जब वो ऊपर से गिराते हैं तो गेहूं भारी होता है तो फटाक से नीचे गिर जाता है। लेकिन जो उसमें हल्की चीजें हैं, जिसको आप भूसा बोल रहे हो, भूसी बोल रहे हो, वॉटेवर, तो वो हवा में उड़ करके दूर गिर जाता है, वो अलग जगह इकट्ठा होता है, गेहूं नीचे इकट्ठा हो जाता है, तो इसको ओसाना बोलते हैं, ठीक है। तो हमने पहली विधि क्या बोल दी, जो आपकी पहली हो गई, उसको बोलते हैं फटकना, ठीक है, फटकना या ओसाना, ठीक है, फटकना या ओसाना, क्लियर है। तो पहली विधि आपकी ये होगी फटकना ओसाना। इस विधि के बारे में शायद ही किसी को ना पता हो, ऐसा पॉसिबल मे भी हो, ऐसा होगा ही नहीं कि किसी को ना पता। ये विधि ऐसी जो आम जिंदगी में इसका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खासा बोलबाला है, इसके बिना ये तो नहीं बोलूंगा जीवन संभव नहीं, जीवन संभव तो है लेकिन अशुद्ध चीजें हम खा जाएंगे। तो शुद्ध चीजों के लिए हमें इस विधि का निश्चित तौर से प्रयोग हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने क्या बोला, दूसरी विधि आपकी क्या होगी, दूसरी आपको पता होगी बीनना, आप बीनते हो उसको, ठीक है। जैसे चावल में कंकड़ मिले तो उसको साफ करने, तो आप क्या करो, चावल बनाने से पहले उसको बीनते हो हाथों से, है ना। तो बीनना हमारी एक विधि है, तो हमने क्या बोला, बीनना, ठीक है। और क्या हो गया तीसरी विधि क्या होगी, तीसरी आपकी विधि होगी चालना। चलाते हो मतलब उसमें छन्नी में लेके उसको क्या कर रहे हो, चला रहे हो, मतलब उसमें चालना, उसको चल रहा है तो जो गंदगी है वो नीचे गिर जाएगी, जो भारी चीज है वो ऊपर रह जाएगी, उसको हम अलग कर लेंगे, ठीक है। तो गंदगी अलग हो जाती है, तो क्या कह रहे हैं, चालना, ठीक है, चालना, क्लियर है। अब चौथा क्या आ रहा है, अभी मैंने एग्जांपल लिया चुंबकीय वाला, तो उसको बोलते हैं चुंबकीय पृथक्करण। ये विधि केवल तभी लगेगी जब अशुद्धि कैसी हो, चुंबकीय अशुद्धि हो, या फिर जो हमारा पदार्थ है, मुख्य पदार्थ, वो चुंबकीय हो, दोनों में से एक होना चाहिए, है ना। तो क्या करें, चुंबकीय पृथक्करण,
चुंबकीय पृथक्करण। ठीक है, ये हमारा चौथा पार्ट हो गया। पांचवा पार्ट क्या लिख सकते हैं हम? पांचवा में लिख सकते हैं ऊर्ध्वपातन। आपने देखा ठोस से क्या होता है? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन बोलते हैं। ठोस से गैस में बन गया, गैस से वापस कहाँ गया? सॉलिड में, ठोस में। तो अभी मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा। ये सभी में नहीं लगता है ना, कुछ ही पदार्थ है जिसमें ये चीज लगती है, जैसे कपूर है ना, देखा ना, सीधा गैस में बन गया। और एक नेपथलीन की बॉल्स होती हैं, आपने सुना होगा उसके बारे में। जब आप कपड़े रखते हो सर्दी वाले, तो उसके बीच में छोटी छोटी बॉल्स रखते हो, तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल फॉर दिस वन। ये इसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल होता है, जो ठोस से गैस में चला जाता है और गैस से वापस ठोस में आ सकता है। इसके बाद छठवा क्या हो जाएगा? छठवा अगर आप देखोगे तो आप देखते हो कि एक छोटा सा बहुत, इसमें जो अशुद्धियां भारी हो जाती हैं, उन भारी अशुद्धियों को अलग करने के लिए हम करते हैं तल छठीकरण। मतलब वो सारी के सारी उसको पानी में बहाते हैं और वो सब की सब क्या होती है? अशुद्धि पानी के नीचे बैठ जाती है किनारे किनारे में, उसको हम अलग कर लेते हैं, है ना। तल छठीकरण, या हल्की शुद्धियों में कर सकते हो, है ना, दोनों में करते हैं। तो तल छठीकरण, तल छठीकरण 6 हो गए। अब सातवां, सातवां क्या हो सकता है आपको पता है? चालना और छानना। छानना छोटी चीजों के लिए भी कर सकते हो, चालना बड़ी चीजों के लिए कर, इसमें जैसे गेहूं हो गया। अब गेहूं में गंदगी भरी हुई है, तो उसको आप क्या कर रहे हो? चला के आपने गंदगी गंदगी हटा दी उससे, है ना, तो वो आप वहां भी कर सकते हो। फाइन। ओके, चलो एक सेकंड, फोन आ गया था इसीलिए मैं थोड़ा सा देखने लगा था। तो यहाँ पे क्या आएगा? चालना हो गया। चालने के बाद में आप क्या करोगे? उसको छानना। तो छानना इज द, ठीक है। तो ये आप बेसिक एग्जांपल ये भी समझो, चाय बनाते हो आप, चाय, चाय में क्या करते हो? चाय में चाय की पत्ती पड़ी है, बहुत सारी चीजें पड़ी है, बट जब आप चाय उसको क्या करते हो? छानते हो। तो जो, अब उसको अशुद्धि तो नहीं बोल सकते, बट अभी चाय के लिए जो बन गई उसके लिए अशुद्धि का काम करेगी वो। जो बची खुची चाय और जो भी चीजें हैं वो ऊपरी रह जाती है छन्नी में, और वो नीचे जो आती है चाय, वो आप बढ़िया चुस्के लेके पीते हो। तो अगर ये ना होता तो शायद वो चाय में उतना मजा नहीं आता। ठीक है, तो ये हमारा छानना। और अगर हम 8वें नंबर की बात करें तो छानने के अलावा हम क्या कर सकते हैं? भारण, एक मेथड होता है भारण, अभी इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। जैसा नाम है यहाँ पे वैसे ही काम है, नाम ही उसके अकॉर्डिंग रखे गए, जैसा उनका नाम है वैसा ही काम आएगा। 8वां आप कर सकते हो उपकेंद्रण। नवा जो नाम आता है वो आता है उपकेंद्रण। उपकेंद्रण, ठीक है। दही देखिए वो देखा है मथनी, जब आप मथते हो तो मक्खन जो होता है मथनी के पास इकट्ठा होता है, उसको आप अलग कर लेते हो, तो इसको बोलते हैं उपकेंद्रण। ये देखेंगे सब धीमे धीमे से पढ़ेंगे। 10वां आपका बोल सकते हैं वाष्पन, वाष्पन, ठीक है। और 11वां आपका नाम हो सकता है, वाष्पन के अलावा, वाष्पन के आसपास देखो, वाष्पन हो गया, वाष्पन ठीक है, इसके अलावा आप छोड़ दो, इसके अलावा कर दो आशवन। आसवन एक आपका मेथड हो गया, देखेंगे इसको क्या है, ठीक है। फिर इसी में बोलते हैं 12वां नाम आंशिक आसवन। इसमें पूर्ण रूप से आसवन नहीं होता है, आंशिक आसवन, ठीक है। 13वां आपका लास्ट बचा है, जिसको हम नाम क्या दे रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं, एक नाम इसमें रहेगा, जल्दी से देख कर मेरे को बताओ कौन सा नाम रह गया है? एक अच्छा खासा नाम रह गया है, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख के बीच में लिख दे रहा हूँ, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है भैया। क्या है? क्रिस्टलीकरण। क्या बोलते हैं इसको? नाम बोलते हैं क्रिस्टलीकरण, इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण।
सबसे इम्पोर्टेंट और मतलब इसमें जब भी आपको चीज ऑप्टेन होती है वो एक क्रिस्टल के फॉर्मेट में होती है, इसलिए इसको क्रिस्टल क्लियर कहते हैं। पढ़ेंगे अभी इसको, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले, ठीक है। तो ये आपके सेपरेशन की विधियां हो गई, मेथड्स हो गए, तो इसको आपको लिख लेना है, ठीक है। तो जल्दी से आप बना लो इसको, आप चाहो तो बड़ा सुंदर सा कर सकते हो, मैं बहुत जल्दी नहीं करूंगा क्योंकि अभी मेरे को समझाना है सब ये, ठीक है। आप इसको जल्दी से बना सकते हो, ठीक है। हो सकता हो मेरे से गड़बड़ गड़बड़ हो जाए, लेकिन आप जल्दी जल्दी कर लेना। आप नोट कर लो, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आप इतने समय में नोट कर सको। ठीक है, जिनका नोट हो गया हो भैया पहले रीडिंग डाल लो फटाक से। अब इसको हम लोग बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये चीज़ें कुछ पूछी जाती हैं और कुछ को आज तक नहीं पूछा गया, लेकिन हमारा काम है अभी टोटल ज्ञान लेना, और वो ज्ञान हमें लेना ही लेना है। उनमें जो पूछा जाएगा वो हम लोग डिस्क्राइब करेंगे बड़े आराम से, ठीक है। उसके लिए अभी आपको चिंता नहीं करनी है, क्लियर है। तो यहाँ से चाहो तो ऐसे करके एरो बना सकते हो। क्लियर है, चले आगे चला जाए। तो फर्स्ट इन डालो फटाक से, फटकना या उछाना क्या होता है। बहुत डिस्क्राइब से नहीं पढ़ना है इसको, बहुत डिस्क्राइब से नहीं पढ़ना है, आपको केवल इसके बारे में समझना है कि होता क्या है और उसके एग्जांपल्स क्या है, फाइन। तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा, बट आप इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखेंगे। मैं बता दूंगा, जैसे मैंने गेहूं वाला एग्जाम्पल दिया, तो आप बिल्कुल अपनी भाषा में इसको लिखो, ठीक है। क्लियर है, चलो नोट कर लिया होगा आपने, क्लियर। इसको इरेज किया जाए, इसको मैं थोड़ा दूर दूर लिख सकता था, ठीक है, इसी वजह से ये खिचड़ी सी पक गई इसकी, कोई नहीं, कभी कभी खिचड़ी भी के मजे अलग होते हैं, है ना। चलो तो पहले हेडिंग डाल लो आप, फटकना या उछाना, ठीक है। पदार्थों, मेथड्स, है ना। ठीक है, चलो तो पहले हेडिंग क्या है हमारी, फटकना या उछाना, फटकना या उछाना। क्या लिखेंगे कि इस प्रकार की विधि का प्रयोग हम हल्के पदार्थों या हल्की अशुद्धियों के होने पर या उसको अलग करने के लिए करते हैं, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, फटकना या ओसाना, ठीक है। तो आप उसको बहुत इसकी परिभाषा के रूप में इसको नहीं लिखना है, आपको केवल बताना है कि होता क्या है फटकना, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं कि इस विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा क्या कर रहे हैं, इस विधि के द्वारा हल्के पदार्थ, है ना, या पदार्थों में हल्के, ठीक है, हल्के पदार्थ या पदार्थों में हल्के अशुद्धियां, कुछ भी लिख दो, हल्के पदार्थों को अलग करने हेतु, अलग करने हेतु किया जाता है। क्लियर है। उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, उदाहरण हो जाएगा, देखो इसमें दो उदाहरण अलग अलग हैं, ठीक है। अगर आप सूप वाला एग्जांपल दोगे, इस सूप से आप क्या कर रहे हो, सूप सुना है, सूप पीने वाला सूप नहीं, फटकने वाला, ठीक है। कई बार आपके दिमाग में सूप, मजा आ गया भाई, आज तो शाम का सूप होगा, खाना बना तो बाद में।
तो वो सूप वाला नहीं है, ये सूप वो वाला सूप है जो कभी बजाते भी हैं और कभी उड़ाते भी हैं, दोनों ही हैं। ठीक है, तो उदाहरण में क्या लिख रहे हैं हम, सूप से सूप द्वारा गेहूं, दाल, चावल में अशुद्धियों को अलग करना, में अशुद्धियों को अलग करना। ठीक है, आप इसमें चाहो तो किसान वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, उसको ओशाना बोल देंगे। ठीक है, किसान के द्वारा उसको जब कहते हैं ना गेहूं को गिराते हैं, सामने हवा चलती है, तो हवा में जो उसका क्या बोलते हैं उसको, भूसा है ना, वो दूर गिरता जाके वहां गट्ठा जैसे इकट्ठा हो जाएगा, गट्ठर बना लेगा, और जो गेहूं है वो सामने नीचे गिर जाएगा, वो वहां इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो वो ओशाना है, तो मैं इतने लिख रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, दूसरा आपका पार्ट आ जाएगा बीनना, है ना। तो बीनना आपको पता है कि हम हाथों से अशुद्धियों को बीन लेते हैं, तो बीनना क्या हो जाएगा, तो बीनना में एग्जाम्पल क्या दे देंगे कि हमारे जो अनाज होते हैं उन अनाजों में कंकड़ पत्थर, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर आदि मिल जाते हैं, तो उनको हटाने के लिए, उनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने हाथों के द्वारा उसको बीन कर अलग करते हैं, है ना। तो क्या लिख रहे हैं, इस विधि द्वारा, इस विधि द्वारा अनाजों अनाजों जैसे कि गेहूं, अब बार बार वही आएगा, गेहूं दाल चावल, वही मुख्य अनाज होते हैं हमारे, कि हम लोग इसी पे आश्रित हैं, है ना। गेहूं दाल चावल आदि अनाजों में कंकड़ आदि को अलग करने हेतु, अलग करने हेतु अलग करने हेतु प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रयोग करते हैं। उदाहरण में क्या हो जाएगा, अब मैंने उदाहरण को लिखने की जरूरत है ही नहीं इसमें, पहले लिख लिया है ना। तो ये कोई विधियां नहीं, मतलब विधि है बट इसको डिफाइन आपको वैसे ही करना है जैसे हम समझाते हैं, इसको बहुत अलग तरीके से नहीं। अब इसमें एग्जाम्पल तो वैसे ही हो गया, चाहो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो फटाक से नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है, जल्दी से नोट करो। लिख लिया, तीसरा लिखते हैं चालना। चलो, क्या आएगा, चालना। अब चालने में क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे सुबह सुबह आप रोटी खाते हो, तो क्या करते हैं मम्मी लोग या दीदी लोग, क्या बनाते हैं, छलनी में आटा डाल के उसको ऐसे हिलाते हैं, तो भूसी केवल बचती है ना, केवल भूसी बचती है, और क्या होता है, भूसी रहेगी छलनी के ऊपर, और जो आटा होता है वो चला जाएगा नीचे। ठीक है, तो जो भूसी है वो अशुद्धि तो हो गई एक तरीके से, वैसे भूसी खानी चाहिए, पता है, भूसी को हटाना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, हम लोग थोड़ी सी स्वादिष्ट रोटी खाते हैं ना, चिकनी रोटी खाएंगे तो भूसी को हटाना पड़ेगा, और अगर आपको खुरदुरी रोटी खानी है तो भूसी पड़ाओ उसमें। ठीक है, चलो कोई नहीं, तो क्या लिख रहे हैं हम, तीसरी लिख रहे हैं चालना। चालने में क्या हो जाएगा, इस विधि का प्रयोग महीन पदार्थों को निकालने में, महीन पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है, ऐसे कर लो। ठीक है, इस विधि का प्रयोग
बहुत छोटे, बहुत छोटे छोटे पदार्थों के पृथक्करण में किया जाता है, किया जाता है। उदाहरण अभी मैंने बता दिया आपको, है ना। उदाहरण क्या बताया, जैसे कि क्या होता है कि जैसे कि आटे में जो भूसी है वो अलग कर दी जाए, है ना। तो उदाहरण में क्या लिख देंगे, आटे से भूसी को चलनी के माध्यम से उपर्युक्त विधि, उपर्युक्त विधि के द्वारा ही अलग किया जाता है, अलग किया जाता है। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। ठीक है, तो चालनी ये कोई देख रहे हो बहुत आसान से टॉपिक है, मतलब इसको अगर नहीं भी आप पढ़ोगे तब भी आप लिख के आ जाओगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक बार हम रिकॉल कर ले रहे हैं, बस इतना ही सही है ना। तो हम इसके बाद क्या लिख रहे हैं, चुंबकीय पृथक्करण, सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत आसान, और हो सकता है इस बार पूछी जाए। ठीक है, तो चौथी क्या लिख रहे हैं हम, चुंबकीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये कि इस विधि का प्रयोग वहां करते हैं जहां पर हमारा जो मिश्रण होता है उसमें क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ हो। अब चाहे वो अशुद्धि हो या वो मुख्य पदार्थ हो जो हमें चाहिए, दोनों में से कोई भी एक चुंबकीय जरूर होना चाहिए, मतलब ऐसा गुण जरूर रखे जो चुंबकीय गुण हो, ताकि वो चुंबक उसे अपनी ओर आकर्षित कर सके और उसको अलग कर सके, है ना। तो हम क्या लिख रहे हैं कि इस विधि का प्रयोग या इस विधि के द्वारा मिश्रण में चुंबकीय अवयव, है ना, ऐसे लिख दो आप, चुंबकीय गुण का मतलब चुंबकीय अवयव, चुंबकीय घटकों या चुंबकीय गुण रखने वाले घटक, है ना, चुंबकीय चुंबकीय गुण रखने वाले घटकों को अलग अलग या पृथक किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। ठीक है, क्या करें, इस विधि के द्वारा मिश्रण में चुंबकीय घटकों या चुंबकीय गुण रखने वाले घटकों को अलग अलग किया जाता है। तो इसको उदाहरण आप ढेरों सारे कह सकते हो, जैसे कि क्या करते हो कि मिट्टी में कोई लोहे की चीज या लोहे की बहुत सारे टुकड़े खो गए या मिल गए, अब उससे अलग करना है तो सीधे चुंबक आप करोगे, और चुंबक जैसे जाएगा उस मिश्रण में तो मिट्टी अलग हो जाएगी और चुंबक उसमें चुंबक के साथ में जो लोहा है चुंबक के साथ चिपक के बाहर आ जाएगा, है ना, ये वो आकर्षित रहता है उसकी तरफ। तो क्या लिखेंगे उदाहरण में, लकड़ी तथा लोहे के बुरादे
को पृथक करना। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना बना के लिख सकते हो, जो आपको समझ आए बस वहां पे एक लोहे को ऐड कर देना और वो एग्जाम्पल उसका बन जाएगा। ठीक है, जो चुंबकीय पृथक्करण का हो सकता है। फटाक से इसको लिख लो, तब तक मैं साइड में हो जा रहा हूँ, है ना, और इसके बाद हम लोग आगे करेंगे। क्लियर है? फटाक से नोट करो, आगे चला जाए। और जो अब टॉपिक आने वाला है जिसको हम कह रहे हैं ऊर्ध्वपातन, 2024 में पूछा गया और ये 2016 में भी आया, 2018 में भी आया। ऐसा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, ऊर्ध्वपातन, है ना। तो हेडिंग डालो ऊर्ध्वपातन, यानी कि सब्लिमेशन क्या है देखो। तो आप समझ रहे हो ना, आप समझ गए कैसे लिखना है। मेरे को लग नहीं था कि इसमें आपको कुछ भी टफ लग रहा होगा। पूरी साइंस में सबसे सिंपल टॉपिक, अंतिम टॉपिक है जिसको आप पढ़ रहे हो, है ना, और सबसे आसान है लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। इसमें से ये मान लो एक न एक विधि आने वाली है, आप अभी नोट कर लेना, निश्चित तौर से आएगी। ठीक है, ये टॉपिक ऐसा है जिससे टॉपिक पूछा ही जाता है। क्लियर है? तो आप डाल लो क्या, ऊर्ध्वपातन। ये कौन सी हेडिंग होगी आपकी? 4 होगी ना, 4 होगी, 5वीं हेडिंग है। क्या लिख रहे हैं? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन बोलते हैं इसको। क्या है? 2016 में आया, 2016, 18 और 24। ठीक है, 25 में चांसेस थोड़े कम है, फाइन, क्योंकि ज्यादा आ गया ना। 24, 16 में भी आया, 18 में भी आया, 24 में आया, 25 में चांसेस कम है, फिर भी पढ़ तो लेते हैं क्योंकि हमारा तो काम पढ़ना है। तो ऊर्ध्वपातन क्या होगा कि ये ऐसे पदार्थ, क्या होता है कि कुछ पदार्थ होते हैं कि जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं और इन्हें कुछ करना नहीं पड़ता, स्वतः ही, है ना। थोड़ा सा उन्हें ताप बढ़ा, थोड़ा सा तापमान उनको मिला, तुरंत थोड़ी सी ऊर्जा मिलने पे क्या होंगे, वो ठोस से गैस में बन जाते हैं और गैस से वापस, जैसे ताप उनका थोड़ा सा कम हुआ तो वापस वो गैस से ठोस में बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातित या ऊर्ध्वपातक पदार्थ, है ना, कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया है इसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, है ना। तो क्या लिखेंगे? ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो कुछ ऊष्मा परिवर्तन के कारण, ऊष्मा में परिवर्तन के कारण ठोस से, ठोस से द्रव में तथा, सॉरी द्रव कह रहा हूं मैं, गैस जाएगा ये, द्रव में तो होते ही नहीं है, ठोस से गैस में और गैस से सीधा ठोस में, है ना, गैस में तथा गैस से ठोस में सीधे बदल जाते हैं, सीधे बदल जाते हैं ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाते हैं, ऊर्ध्वपातित पदार्थ तथा, तथा यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक है, यह प्रक्रिया, यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। इसमें ऊर्ध्व छोटा लिखा होगा ना,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, वो क्या है कि आपकी बुक में लिखा हो केवल ठोस से गैस, ठीक है, लेकिन सब्लिमेशन प्रोसेस अगर आप देखोगे ध्यान से ऊर्ध्वपतन दोनों होता है, यहाँ से ठोस से गैस में बने और गैस से वापस से बने, ठीक है। लेकिन हम जो छोटी क्लास तक पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं केवल ठोस से गैस में बनना, फाइन। तो इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन है वो आप देख लेना। ऐसा होता जरूर है कि गैस से भी ठोस में बनता है, ठीक है, तो आप चेक कर लेना एक बार, क्लियर है। चाहो तो आप केवल इतना लिख सकते हो, ये बात मत लिखना, लेकिन ये है 100%, ठीक, ठोस से गैस और गैस से ठोस में, क्लियर है। चलो तो उदाहरण में क्या लिख देंगे हम, उदाहरण में क्या लिख देंगे, कपूर का, है ना, जैसे कपूर होता है और जो आयोडीन है वो बदल जाते हैं, तो कपूर आयोडीन और नेफ्थलीन, नेफ्थलीन मत लिखो, ठीक है, वैसे हो सकता है इसका मतलब एग्जाम्पल तो है बट मत लिखो क्योंकि आप लोग वहां तक भूल जाओगे, है ना, तो आयोडीन सफिशियंट है। आदि ठोस से गैस में बदलना, क्लियर है, फाइन। प्रोडक्ट इसके आगे लिखो क्या आ जाएगा अब, नेक्स्ट कौन सा हमारा, छठवां, छानना, ठीक है। आज ही खत्म करेंगे भाई इसको, आज आज पूरा खत्म हुआ कोर्स, ठीक है, अगर जो लास्ट हमारे रह गए वो आज ही खत्म कर लें, फाइन। तो छठवां क्या है, ऊर्ध्वपतन हो गया, आप क्या लिखेंगे हम, छानना, है ना, लिखो, नोट कर लिया ये, क्लियर है। चलो छानना, ये तो भैया सबको पता है, छानना, क्या होता है छानना, इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लिया ये सब पदार्थ बड़े बड़े हैं लेकिन कुछ चीजें ऐसी मिल गई जो हमें नहीं चाहिए, है ना, वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उनको अलग करना है, तो आप क्या करोगे, छानने वाली विधि का प्रयोग करते हो, ठीक है। और इसमें होता क्या है, बहुत सारे मेथड्स अलग अलग है ना, इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं। कई बार तो क्या होता है कि जैसे मान लो कुछ कांच की अशुद्धियों को अलग करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें जो छलनी है उसमें धीमे धीमे डालते हैं पदार्थ को, और वो धीमे धीमे छनता आता है, छनता आता है और वो अलग हो जाता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहला रहा है, छानना कहला रहा है। तो आपको इसमें लिखना क्या है छानने में, कि इस विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग इस विधि का प्रयोग मुख्यतः द्रव पदार्थों में उपस्थित ठोस पदार्थों को ठोस अवयवों लिख लो, है ना, अवयवों को पृथक पृथक करने हेतु किया जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने दिया था चाय वाला, ठीक है, चाय को छानना, मैं वही लिखूंगा, क्या लिख देंगे, चाय को छानना, ठीक है। और बहुत सारे ढेरों एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, नींबू पानी बनाते हो और नींबू आपने निचोड़ दिया, ठीक है, उसमें नींबू के दाने ऊपर ही पड़ गए, अब आप किसी के सामने लेके जाओगे तो असल नहीं लेके जाओगे, क्या करो, छन्नी से छान लेते हो तो सारा अलग हो जाएगा और वो जो लिक्विड आएगा प्रॉपर
नींबू वाला टेस्ट हमें समझ में आता है। क्लियर है? तो इसमें इतने एग्जाम्पल है, साथ में आप चाहो तो लिख सकते हो नींबू पानी में जो जो छोटी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनको अलग करने के लिए। क्लियर है? आप क्या लिखने वाले हैं? भारण। ये नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। भारण विधि क्या है? भारण का मतलब नाम समझ रहा है, भारण जो भारी है, लेकिन भारण मतलब क्या है कि वो ऐसी अशुद्धियां हैं जो कभी नीचे नहीं बैठती पानी में। ठीक है, तो उनको हम अलग करने के लिए करते हैं। तो उनको अलग करने के लिए हम क्या कहते हैं? भारण विधि का प्रयोग करते हैं। स्पेशली क्या होता है, जैसे पानी में अशुद्धियां हैं तो उसमें क्या किया हमने, फिटकरी डाल दी या क्लोरीन से साफ कर दिया, तो वो जो जो भी गंदगी है वो ऊपर आ जाएगी, अलग हो जाएगी, और उसको हम साइड में हमें दिख जाती है, वो वहां पे इकट्ठी हो जाएगी, उसको हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं भारण विधि। ठीक है, तो क्या लिख रहे हैं? भारण। क्या हो जाएगा? इस विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग इस विधि का प्रयोग पानी में नीचे ना बैठने वाली, है ना, पानी में ना बैठने वाली, नीचे ना बैठने से लिखो, पानी में नीचे ना बैठने वाली अशुद्धियों को फिटकरी के टुकड़े की सहायता से पानी में क्रिया कराकर अशुद्धियों को अलग करते हैं। अशुद्धियों को अलग करते हैं। ठीक है, इसमें शायद एग्जाम्पल की जरूरत भी नहीं है आपको, एग्जाम्पल परिभाषा के साथ में आ चुका है। ठीक है, फटाक से आप नोट कर लो ये चीज, जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आने वाला तल छटीकरण, है ना। तल छटीकरण समझ में आ रहा होगा ये क्या है? ये हमारा क्या है, नोट कर लो। नोट हो गया? चलो तो सर को बहुत जल्दी है, कह रहा हो गया भाई जल्दी कराओ। चलो, इसमें हम लोग मुख्य मुख्य चीजें कर रहे हैं। ठीक है, सारी चीजें नहीं कर रहे हैं, ऑपरेशन मत, जल्दी से करते हैं खत्म, और आज इसको बोलते हैं टाटा बाय बाय, फिर हम लोग रिवीजन की तरफ आएंगे इसके, है ना। चलो, तो क्या लिखा है? तल छटीकरण, तो नाम समझ में आ रहा है। 8वां हमने क्या लिखा? तल छटीकरण। क्या लिखेंगे? जैसे होता है ना, आपने मट्ठे को फेरा, है ना, दूध को फेरा, तो क्या होता है? मट्ठा अलग मक्खन अलग। तो ऐसे हम कर रहे हैं इसका इसका प्रयोग यहाँ पे। तो क्या होता है कि इसमें जो हमारे अवयव होते हैं, जो द्रव में घुले हुए रहते हैं, बड़े वो दिखते नहीं, लेकिन इसको जब निथारते हैं तो वो अलग अलग हो जाते हैं, तो उसको हम कह रहे हैं तल छटीकरण। तो क्या बोले? इस विधि में इस विधि में द्रव में घुले हुए ठोस अवयव कह सकते हो, है ना, घुले हुए ठोस या अवले लिख दो, दोनों लिख सकते हो, है ना।
ठोस या अवले दोनों लिख दो, ठोस या अवले पदार्थ, अवले पदार्थों को निथार कर अलग अलग कर लिया जाता है, कर लिया जाता है, इसे तल छटीकरण कहते हैं, इसे तल छटीकरण कहते हैं। समझ गए ना? और ये आपने देखा भी होगा, इसकी विधि के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, तल छटीकरण कहते हैं। क्लियर है? तो एग्जाम्पल लिख लें, क्या लिखेंगे? दूध को निथार कर मक्खन अलग करना, मक्खन अलग करना आदि। ठीक है, क्लियर है? आ रही बात समझ में? फटाक से इसके आगे चलते हैं। तो तल छटीकरण इंपॉर्टेंट है भाई, इस बार चांसेस है एग्जाम में पूछ लिया जाए तल छटीकरण क्या होता है। क्लियर है? तो अब इसके बाद जो मैं लिखवा रहा हूँ वो क्वेश्चंस आए हैं 2024 में पूछा गया, आप केंद्रण से आप क्या समझते हो? तो आप केंद्रण का मतलब, वैसे ये जो एग्जाम्पल है तल छटीकरण, ये स्पेशली जैसे दूध से क्रीम निकाले उसका एग्जाम्पल बोलते हैं, आप केंद्रण में भी यही आता है। ठीक है, आप केंद्रण में भी यही आता है, लेकिन तल छटीकरण में आप ये मत लिखो, तल छटीकरण में आप ये लिख दो क्योंकि ये उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसको आप क्या करो, इसमें एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल इसका है ये, ठीक है, इसी का है, लेकिन हमें थोड़ा सा सटीक आंसर देना है। तो आप ऐसे लिख दो कि जैसे कि पानी में जो रेत होती है ना, रेत या कोई मिट्टी मिल गई तो उसमें वो नितर कर नीचे बैठ जाती है। ठीक है, पानी में घुले हुए या घुली हुई मिट्टी का नीचे बैठना, नीचे बैठना, ये लिख दो इसका एग्जाम्पल। ठीक है, वैसे है तो एक ही बात, तल छटीकरण भी वही आता है। ठीक है, बट हम इसको अपकेंद्रण में अलग ही मान लेते हैं। तो अपकेंद्रण अगर अलग लिखा जाएगा तो आपको वहां पर तल छटीकरण में ये वाला समझ लो, आप पानी में मिट्टी घुली हुई है तो वो घुली हुई जो मिट्टी होती है वो धीमे धीमे उसको ऐसे थाड़ दो, जोर से हिला दो, फिर रख दो, धीमे 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 मिट्टी क्या हो जाएगी, नीचे बढ़ जाएगी जमीन पे और ऊपर का पानी शुद्ध हो जाएगा। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल इसके लिए। ठीक है, तो इसके बाद नवा जो आएगा जिसको हम करें अपकेंद्रण, अपकेंद्रण, ये भी इंपॉर्टेंट कर लो भाई। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स फिक्स बैठते हैं तो उनको ही लिखना चाहिए, क्योंकि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं है। फाइन, तो धीमे धीमे जब हम बढ़ेंगे तो हम चीज़ों को सही समझेंगे कि आखिर में सही क्या है। बट अभी जिस लेवल पे हमें, उस लेवल पे वही चीज़ समझानी जो लिखी हुई है वैसे आपको समझाना है। तो उसके लिए मैंने वो एग्जाम्पल हटाकर ये कर दिया। ठीक है, और जो एग्जाम्पल लिखा था वो अब नीचे वाले में लिखो, आपके अंदर में ज़्यादा सेट बैठेगा सही से। तो इसमें क्या लिखेंगे, इस विधि के द्वारा, क्या लिखोगे, इस विधि के द्वारा द्रव में, इस विधि के द्वारा द्रव में घुले हुए ठोस पदार्थों को ना, विधि के द्वारा द्रव में घुले हुए अवयवों को अलग किया जाता है, अवयवों को अलग किया जाता है। ठीक है, तो इसका हम एग्जाम्पल दे रहे हैं अपकेंद्रण में। ध्यान में जाएगा, दूध से मक्खन या क्रीम एक ही बात है,
दूध से क्रीम या मक्खन, मक्खन को पृथक करना। ये आपका अपकेंद्रण में हो गया, ठीक है, मथानी से फेरना, ठीक है, तो ये अपकेंद्रण में। फाइन, कितना लिख लिया, फटाक से नोट कर लो। तो आपको इसमें कंफ्यूजन अब तो नहीं होगी। तल छठीकरण मतलब तल में बैठना, तल में छठ करके बैठ जाना, तो मिट्टी बैठ गई पानी में, तल छठीकरण हो गया। इसमें क्या है, अपकेंद्रण मतलब अपकेंद्रण, केंद्र में ऊपर आ जाएगा, आप मतलब ऊपर, ठीक है, आप मतलब इंग्लिश का वर्ड है बट कहेंगे अपकेंद्रण, केंद्र में मथानी फेरी और उसको ऊपर आ गया अपकेंद्रण, ठीक है, तो मक्खन आ जाएगा ऊपर। इस विधि से क्या करें, द्रव में घुले हुए अवयवों को, इसमें क्या है घुले हुए या अवले, इसमें लिखो ना घुले हुए, इसमें एक लिख लेना ना घुले हुए, आप सही है, ना घुले हुए ठोस, ठीक है, जो उसमें घुले ना। क्लियर है, अब बिल्कुल सही है परिभाषा। फाइन, चलो इसको इरेज करें। दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम को देखते हुए आप कन्नड़ भी 2024 में पूछी गई थी, और इसके बाद जो लिख रहे हैं वो भी 2024 से पूछी जा गई है ना। और अब इस बार इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट जो हम लिखने वाले हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आश्रवन क्या होता है, इसके बाद 10वां आपका है आश्रवन, इसको बोलते हैं वाष्पन प्लस संघनन, संघनन हो और वाष्पन हो एक साथ, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, आश्रवन, ठीक है। तो इसको आप शॉर्ट में लिख भी लो ऐसे करके पहले कि आश्रवन बराबर जो आश्रवन है वो वाष्पीकरण प्लस संघनन ठीक है, दोनों को कंबाइन फॉर्मेट में मिला करके बोल रहे हैं हम आश्रवन, ठीक है, वाष्पन वाष्पीकरण प्लस संघनन, ठीक है। तो यही इसकी परिभाषा है। क्या लिखेंगे कि किसी विलयन में या किसी जो भी है पदार्थ है उसमें क्या किया, वाष्पीकरण तथा संघनन विधि द्वारा जो द्रव है उसको शुद्धतम रूप में प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, आपका आश्रवन कहलाता है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, किसी विलयन में संघनन तथा वाष्पीकरण के संयुक्त रूप से शुद्ध द्रव को प्राप्त करने को आश्रवन कहते हैं। क्या कह रहे हैं, आश्रवन, ठीक है। पानी का वाष्पीकरण किया, इसको ठंडा किया, जैसे भाप, जो भाप बन रहा था ना, पानी गया भाप बना, उसको अलग के लिए ठंडा करके, तो वो जो भाप वाला पानी दैट्स अ प्योर फॉर्मेट, ठीक है, वो आपका प्योर है, आ रही बात समझ में, वो आपका शुद्ध है ना। तो उसको हम कह रहे हैं, क्या करें, आश्रवन विधि कह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल में आपको पता ही हो गया, ठीक है। ये तो लिखा ही हुआ, आश्रवन कहते हैं, आश्रवन कहते हैं, ठीक, क्लियर है, नोट हो गया इतना, फटाक से एक और लिख लें, लास्ट जो हमारा बचा है वो लिख लो, जो इस बार अब पूछा जाएगा, समझ गए ना, बाष्पीकरण प्लस संघनन मिलकर के बनना है आश्रवन, ठीक है। फटाक से नोट कर लो, क्रिस्टलीकरण इस बार आने के चांसेस ज्यादा ही है। आश्रवन भी 2024 में पूछा गया है, ये भी लिख लेना, 2024 में ये चीज भी पूछी गई थी।
क्या लिख रहे हैं, 11वीं हेडिंग डाल रहे हैं हम, क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है इसके बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, है ना, और देखा होगा कि इसे आपकी कोई भी जैसे मिश्री है या शक्कर है, जो भी आपको मिल रहा है कैसे मिल रहा है, क्रिस्टल, क्रिस्टल फॉर्मेट में मिल रहा है। ठीक है, अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो क्या कह रहे हैं कि बनता कैसे होगा, तो हम क्या कहते हैं कि जो ये विधि होती है इसमें क्या करते हैं, ठोस को शुद्ध और पृथक, जो भी ठोस है हमारा, है ना, उसको शुद्धतम रूप में, है ना, शुद्धतम रूप और अलग अलग करके शुद्धतम रूप भी मिले और हमें कैसा मिले, वो जो ठोस है बिल्कुल पवित्र फॉर्मेट में, मतलब शुद्ध, है ना, प्योर, वो हमको मिल जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, इस विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें होता क्या है कि जो अशुद्ध होते हैं, अशुद्ध ठोस होते हैं उन, और जो या फिर जो मिश्रण होते हैं उसको क्या करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में गर्म द्रव में, जो एकदम गर्म हो, है ना, उस द्रव में क्या करते हैं, घोलते हैं। इसके बाद जब घोल लिया, ठीक है, जो हमारे पदार्थ है उसको हमने क्या किया, बहुत अधिक गर्म द्रव में, जो पानी टाइप का है उसमें घोल लिया। इसके बाद उसको एक फिल्टर पेपर में छान लिया। ठीक है, छानने के बाद में क्या हुआ, जो हमें मिला है उसको हमने ठंडा कर लिया। ठीक है, हमने ठंडा कर लिया, तो ठंडा करने के बाद में जो हमें पदार्थ है वो एक क्रिस्टल फॉर्मेट में मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, जो पदार्थ है और यहाँ पे गर्म द्रव है, गर्म द्रव में घोल लिया। ठीक है, पदार्थ और गर्म द्रव में घोल लिया। इसके बाद इस विलयन को हमने क्या किया, फिल्टर पेपर से छान लिया। तो फिल्टर पेपर की सहायता से छानना। ठीक है, अब क्या हुआ, जब इतना पार्ट हो गया, फिर जो हमको मिला उससे हमने क्या किया, जो हमको द्रव मिला है, जो भी मिश्रण मिला है या विलयन जो मिला है, उस विलयन को हमने क्या किया, उस विलयन को हमने क्या किया, ठंडा किया, ठंडा किया, है ना। तो ठंडा करने पे आपको क्या मिलेगा, ठंडा करने पे जो आपको मिलेगा वो आपको पदार्थ जो मिलेगा वो कैसा होगा, क्रिस्टल रूप में होगा। कैसा होगा, क्रिस्टल रूप में। ठीक है, क्या होगा, क्रिस्टल रूप में। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो आपको ये दिख नहीं रहा है, कितना दिख रहा होगा, मैं आगे काले से लिखूंगा। ठीक है, किस पदार्थ क्रिस्टल रूप में नहीं दिख रहा है आपको, चलो मैं इसी में लिख दे रहा हूँ ऊपर से ना, कि ये आपका पदार्थ और ये आपका रहा क्रिस्टल। ठीक है, तो जो पदार्थ आपको मिलने वाला है वो कैसा मिलेगा, क्रिस्टल रूप में मिलेगा। समझ गए, सबसे पहले पदार्थ को हमने गर्म गर्म द्रव में क्या कर दिया, घोल दिया, बहुत गर्म है, तो पानी तो होगा गर्म, है ना, उसमें घोल दिया। इसका जो मिला उसको हमने फिल्टर पेपर की सहायता से छान लिया। तो जो छाना हुआ विलयन है उसको ठंडा किया, जब ठंडा करो तो कैसा मिलेगा, पदार्थ मिलेगा, वो क्रिस्टल रूप में मिलेगा, इसलिए इसको बोला क्रिस्टलीकरण। तो आप यहाँ पे लिख दो, ये जो प्रोसीजर है इसको हम नाम देते हैं क्रिस्टलीकरण। नहीं बात समझ में आ रही, इसको हमने नाम दिया क्रिस्टलीकरण। ये है क्रिस्टलीकरण, समझ गए। तो ये एक माइंड मैप आपने बना लिया। अब छोटी सी परिभाषा लिख लें और इसको टॉपिक को फिनिश करते हैं। ठीक है, इरेज कर दूं मैं, चलो देखो। तो डेफिनेशन क्या लिख जाएगी भाई, कि इस विधि का, या इस विधि में ऐसे लिख लो, इस विधि में पदार्थ को
गर्म द्रव में घोला जाता है फिर उस विलयन को, वही लिख रहा हूं मैं जो आपने बनाया ना अभी, बस वही चीज मैं लिख रहा हूं, कुछ भी नया नहीं। उस विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से, फिल्टर पेपर की सहायता से, फिल्टर पेपर की सहायता से छान लेते हैं या छानते हैं तथा छने हुए विलयन को ठंडा करते हैं, ठंडा करने पर, ठंडा करने पर प्राप्त पदार्थ क्रिस्टल रूप में होते हैं, क्रिस्टल रूप में होते हैं। इसको डबल स्टिक कर लेना भाई, ट्रिपल भी कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे। क्रिस्टल रूप में होते हैं, इसी कारण इस विधि को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। आ रही बात समझ में? जो मैंने बनाया था बस मैंने लिख दिया है, कुछ भी इसमें नया नहीं था, वो आपको पहले से पता था और समझ भी गए थे। तो उदाहरण में क्या लिख देंगे भाई? उदाहरण में लिख देंगे फिटकरी, या आप इसमें बोल सकते हो मिश्री, है ना। ये सब क्या होते हैं? क्रिस्टलाइजेशन मेथड से बनते हैं, है ना। तो फिटकरी, मिश्री, मिश्री, है ना, मिश्री आदि इसी विधि से इसी विधि से बनाए जाते हैं। ठीक है, इसी विधि से बनाए जाते हैं। नोट कर लिया? फटाक से नोट कर लो, और कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और है वो भी लिख लो, और इसके बाद क्लास कर देंगे ओवर। फाइन, इंपॉर्टेंट पॉइंट कल करा दें? चलो ठीक है, कल करा देंगे। तो समझ गए ना, ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं। ठीक, तो आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, थैंक यू।